हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2018 का पेपर है और ये आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। जैसा कि आप लोगों को यह भी पता है कि ये कॉमन पेपर होता है। इसको HI, VI, IDD ये तीनों ट्रेड में पढ़ा जाने वाला पेपर है और तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा पार्ट ए होता है। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए में आपका बहुविकल्पीय 5 प्रश्न दिया होता है जिसको सॉल्व करना होता है। ये एक एक नंबर का होता है और ये सॉल्व करना अनिवार्य होता है। इसमें आपके जैसे कि एक नंबर में पूछा गया है AAIDD का फुल फॉर्म बताइए और अच्छी तरह से ज्ञात मांसपेशीय दुर्विकार का प्रकार है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न 5 देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसमें आपको पार्ट ए सॉल्व कर नहीं देंगे, हम डायरेक्ट पार्ट बी से सॉल्व करेंगे। पार्ट ए जो आपका रहेगा ये आपको 6 पेपर के एक साथ जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 2018 के, वो एक साथ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए लास्ट में जब हम सारे पेपर सॉल्व करवा लेंगे, लास्ट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे ताकि जब कभी भी आप इसको रिवीजन करिए तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े या दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक बार वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पेपर में आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए अभी हम इसको पार्ट ए को छोड़ेंगे और पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी में आप देखिए यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्षति क्या है। क्षति क्या है ये आपका सबसे पहला प्रश्न है। तो चलते हैं हम क्षति के बारे में जानते हैं। इसमें 1 या 2 वाक्यों में ही देना है। तो 1 या 2 वाक्य में हम ना देकर आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में भी लेके जाएंगे ताकि आपको भविष्य में 1-2 वाक्यों में लिखना अगर हो तो आपको भली भांति याद रहे। पार्ट बी का हमारा पहला प्रश्न था क्षति क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्षति का जो सीधा संबंध होता है वो अंग दोष से होता है। व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति होती है वो किसी भी प्रकार का उसमें अगर दुराव आता है या क्षति होती है या हानि होता है, वही जो आपका दर्शाता है वही क्षतिग्रस्तता को दर्शाता है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक संरचना अथवा कार्य करने में जो असामान्यता अथवा हानि को क्षति कहा जाता है। यानी कि जो उसके शारीरिक मानसिक अथवा जो कार्य करता है बालक या व्यक्ति, उसमें जब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है या उसमें किसी प्रकार की हानि देखने को मिलती है तो वो क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। क्षति किसी भी व्यक्ति के कार्यप्रणाली को असामान्यता को ये प्रदर्शित करती है। जो क्षति का सीधा संबंध बीमारी से ना होकर बल्कि एक किसी कारक से होता है, या कह लीजिए व्यक्ति के किसी शरीर के एक अंग से होता है, या कह लीजिए शारीरिक मानसिक क्रियाकलापों पर जो अपना प्रभाव छोड़ता है वो क्षतिग्रस्तता कहलाता है या क्षति कहलाता है। तो क्षति जो है इसका हम आगे परिभाषा देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो जो क्षति होता है शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक अथवा शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है जो कि एक व्यक्ति या बालक के अंदर क्षति को दर्शाता है। पार्ट बी का ही हमारा दूसरा प्रश्न है, दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि में अंतर क्या है। तो दृष्टिहीन और अल्पदृष्टिहीन में अंतर क्या है, यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं जिसमें पूछा गया है दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टिहीनता। इसको वैधानिक दृष्टिहीनता भी बोलेंगे या न्यून या अल्प दृष्टिहीन भी बोलेंगे। तो दृष्टिहीनता क्या होता है? अगर हम विधिक के आधार पर दृष्टिबाधिता उस अवस्था को कह सकते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी निम्न अवस्थाओं में से एक से ग्रसित हो, जैसे कि उसे बिल्कुल भी दिखाई ना दे।
या फिर दृष्टिबाधिता 6/60 स्लेनिन के बराबर हो या उससे कम हो। नेक्स्ट है दृष्टि क्षेत्र जो होता है या कह लीजिए उसकी जो सीमा होती है वो 20 अंश या उससे कम हो। अब ये तो थी दृष्टिबाधिता की बात। अब हम देखेंगे अल्प दृष्टिबाधिता। अल्प दृष्टिबाधिता क्या होता है? जब आंशिक रूप से दृष्टिबाधित जो बालक होता है वो बड़े अक्षरों में या जो मुद्रित पाठ्य पुस्तक होती है उसको देखने में प्रॉब्लम आती है, या कह लीजिए कि जैसे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं आंशिक रूप से जो होते हैं उनके लिए बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और जो अक्षर होते हैं वो हल्के से उभरे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ताकि उनको देखने में समस्या ना आए। साथ ही उत्तल दर्पण की सहायता से वो बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंसों का वो प्रयोग करते हैं और इसकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो 20 से 20 के करीब में होती है, जो उत्तम आँख के लिए सर्वोपरि होता है। यदि 20 फीट तक बच्चा देख सकता है, सामान्य बालक जो होता है वो 70 फीट तक देख सकता है। यानी कि अगर जो आपका अल्प दृष्टिबाधित बालक होगा वो केवल 20 फीट तक देख सकता है, लेकिन जब जो सामान्य बालक होता है जो आँखें उसकी अगर ठीक हैं तो वो उसी वस्तु को कहाँ से देख सकता है? 70 फीट की दूरी से देख सकता है। या ये कह लीजिए किसी बीमारी के कारण अगर उसकी दृष्टि कम हो गई है तो भी वो बालक अल्प दृष्टिबाधिता के कैटेगरी में आएगा। आगे हम बात करेंगे पार्ट बी तीसरे क्वेश्चन की। सुनने में दिक्कत से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो आपका श्रवण बाधिता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। श्रवण बाधिता यानी कि सुनने में दिक्कत से समझने का मतलब यह होगा कि हमें श्रवण बाधिता के बारे में लिखना है। तो श्रवण बाधिता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सुनने की शक्ति में किसी भी प्रकार की जो कमी या सुनने में जो बाधा को मानते हैं उसे क्या कहा जाता है? श्रवण बाधिता। यानी कि सुनने की जो शक्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार की अगर कमी आ जाए तो उसको श्रवण बाधिता कहते हैं। ये किसी भी सीमा में या किसी भी स्तर तक हो सकता है। यदि सुनने की बाधा अधिक शक्तिशाली हो या फिर व्यक्ति में वाणी एवं मौखिक संप्रेषण में कठिनाई हो, या कह लीजिए कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, श्रवण बाधिता संबंधी उनको दिक्कत आती है, उनको संप्रेषण करने में या उनका वाणी विकार ये दोनों उनमें शामिल होता है, जिससे वह मौखिक रूप से अपने विचारों या भावनाओं को वो दूसरों को नहीं समझा पाता है, ना ही अपनी इच्छाओं को वो दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है। यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, अर्थात बोलने में वो असमर्थ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे में बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से सुनने की जो क्षमता में कमी होती है उसे श्रवण दोष या बहरापन कहते हैं। कान के किसी भी भाग में रचनात्मक या कार्यात्मक रूप से जो क्षति का कारण होता है वो सुनने की क्षमता में आई कमी को दर्शाता है। अगर हम परिणाम देखें या परिभाषा देखें तो इससे ये ज्ञात होता है कि सुनने की जो शक्ति है या सीमा है उसमें अधिक शक्तिशाली होती है। जो व्यक्ति आसानी से निम्न ध्वनियों को सुन सकते हैं, यदि सुनने की सीमा या शक्ति में अधिक बाधा उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति शीघ्र ध्वनियों को सुनने में असमर्थ हो जाएगा, या कह लीजिए कि पूर्ण रूप से वो श्रवण दोष का शिकार हो जाएगा। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ASHD के अनुसार तो श्रवण क्षति एक विचलन या बदलाव होता है जिसमें श्रवण कार्य जो होता है वो अधिक गड़बड़ी के कारण सामान्य श्रेणी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव के उसके तरीके या विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वह क्षतिग्रस्त हो अथवा अक्षमता हो, उसके विभिन्न प्रकार की कमियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये था कि सुनने में कमी का मतलब क्या है, या सुनने में जो बाधा आती है
ये उसकी परिभाषा थी, यानी कि श्रवण बाधिता की परिभाषा थी और श्रवण बाधिता के बारे में था। यहाँ 1 से 2 वाक्यों में ही लिखना है। तो हम यही कह सकते हैं कि सुनने की शक्ति में किसी भी प्रकार की यदि कमी आ रही है या बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर अपने विचारों को, अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने आदान प्रदान करने में या संप्रेषण करने में यदि ये बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो श्रवण बाधिता का शिकार है, यानी कि वो व्यक्ति या बालक जो है वो श्रवण बाधिता का शिकार है। तो हमें इतना ही लिखना है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा ताकि मान लीजिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वालीनता की परिभाषा क्या है। तो स्वालीनता क्या है, यानी कि ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में जानते हैं। स्वालीनता या ऑटिज्म। स्वालीनता ग्रीक शब्द आटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अपने आप में खो जाना या लीन हो जाना। ऐसे बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि में समस्याओं को देखने को मिल सकता है। जो ऑटिज्म होता है, इससे जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनका जो भाषाई विकास होता है या सामाजिक विकास होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे बच्चे अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वालीनता का मतलब ही होता है कि अपने आप में लीन होना, तो इससे ये अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं लगभग 3 वर्ष की अवस्था में ही पहचाने जा सकते हैं या फिर इसे बाल्यावस्था में पहचाना जा सकता है। स्वालीनता व कैनर व्याधि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कैनर व्याधि यानी कि इस सिंड्रोम का जो पता लगाने वाले थे उनका नाम था कैनर व्याधि। वो स्वालीनता या ऑटिज्म की खोज करता थे। इससे ग्रसित 10,000 व्यक्तियों के पीछे लगभग 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वालीनता से ग्रसित होते हैं। ये ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, यानी कि स्वालीनता जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरंभिक हस्तक्षेप का महत्व क्या है, या आरंभिक हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है। तो आरंभिक हस्तक्षेप के बारे में जानेंगे। आरंभिक हस्तक्षेप या शीघ्र हस्तक्षेप किसी समस्या के शीघ्र पहचान किए जाने के बाद समस्या को अतिशीघ्र दूर करने के लिए जो उपचार या प्रचलन की प्रक्रिया लागू की जाती है उसे शीघ्र हस्तक्षेप या आरंभिक हस्तक्षेप कहा जाता है। यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में ही उसके जो विकार होते हैं उसमें उत्पन्न हो रहे होते हैं, उसको जब पहचान लिया जाता है उसी को आरंभिक हस्तक्षेप कहते हैं। शीघ्र हस्तक्षेपण जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत समस्याओं को भली भांति अध्ययन करके समस्या के उपचार की प्रक्रिया लागू की जाती है। यदि सही समय पर शीघ्र हस्तक्षेप का कार्यक्रम लागू न किया जाए तो बच्चे को उसका आधिकारिक लाभ नहीं मिलता है। या शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत ऐसे बच्चे के माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों को पहचानने का कार्य जो आरंभिक समय में किया जाता है वो माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी आप देख सकते हैं, रोकथाम के प्रकारों की व्याख्या संक्षिप्त में करें। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो देखते हैं रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे रोकथाम की परिभाषा। रोकथाम देखभाल से अच्छा होता है, यानी कि यदि व्यक्ति में कोई भी बीमारी आ जाती है या कोई दिव्यांगता आ जाती है तो रोकथाम जो होता है वो देखभाल से अच्छा होता है। क्योंकि देखभाल में क्या होता है कि बच्चे का हम केवल उसकी बीमारी से उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स दिला सकते हैं देखभाल करके, लेकिन रोकथाम में क्या होता है उस बीमारी को हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उस दिव्यांगता का विकराल रूप नहीं हो पाता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि किसी भी समस्या की जो प्रारंभिक पहचान होती है उसके निदान की जो प्रक्रिया होती है वो जल्द से जल्द लागू करके उसको रोकथाम कर लिया जाता है। जैसे कि
जन्म के पूर्व का रोकथाम। जन्म के पूर्व क्या क्या रोकथाम किए जाते हैं? जैसे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनकी उम्र 19 वर्ष से या 18 वर्ष से यदि कम है या 40 वर्ष से अधिक नहीं है तब वो गर्भ धारण कर सकती हैं। अगला है, किसी महिला की शादी सगे संबंधियों में नहीं होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गुणसूत्रों की जांच करवानी चाहिए जिससे आनुवांशिक दिव्यांगता रोकी जा सके। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला को अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन या फिर नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रथम तिमाही में एक्सरे या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से युक्त बीमारियों से बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगने वाले सभी आवश्यक जो टीके होते हैं उसको समय पे लगवाना चाहिए। आगे है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को संतुलित भरण पोषण का इंतजाम रखना चाहिए, यानी कि संतुलित भोजन ही उसको करना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक सदमे से बचना चाहिए, यानी कि उसे किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को चोट से भी बचाना चाहिए कि उसे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, कहीं फिसल के गिर ना जाए, तो इससे बचना चाहिए। और गर्भधारण से पूर्व गर्भवती महिलाओं को कम से कम 2 बार जो एबॉर्शन करवा लेते हैं उससे बचना चाहिए। ये तो था जन्म के पहले का। जन्म के समय क्या होता है? जन्म के समय माँ को अधिक दर्द लंबे समय तक यदि बना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका तत्काल इलाज कराना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे का वजन करवाना चाहिए, कम या ज़्यादा है तो इस स्थिति में बच्चे को डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए। और बच्चे के जन्म के समय जन्म स्थल या पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर ऑक्सीजन हो वहाँ पर ही उसका प्रसव पूर्ण कराना चाहिए। कुशल या प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में ही बच्चे का जन्म करवाना चाहिए। जन्म के समय यदि बच्चा देर से रोता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हमेशा डॉक्टर से बनाए रखना चाहिए, या कह लीजिए डॉक्टर के संपर्क में बने रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जन्म के तुरंत बाद बच्चे को लगने वाले सभी आवश्यक टीके सही समय पे लगवाना चाहिए। और जन्म के समय बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट से बचाना चाहिए। जन्म के समय बच्चे को विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण युक्त बीमारी होते हैं, जैसे कि बच्चे को निमोनिया हो जाना, तो इन सब से बचाना चाहिए। आगे है जन्म के बाद होने वाली दिव्यांगता की रोकथाम। तो जन्म के बाद क्या करना चाहिए? जन्म के बाद 3 सप्ताह बाद बच्चे को संक्रमण युक्त बीमारियों से बचाना चाहिए। जन्म के बाद 3 सप्ताह बच्चे को लगने वाले सभी आवश्यक जो टीके होते हैं उसको लगवाना चाहिए। बच्चे के 3 सप्ताह से लेकर उसके कौर्निक काल तक लगभग या कह लीजिए इस अवस्था तक बच्चे को उचित पोषक तत्व देना चाहिए। बच्चे के 3 सप्ताह बाद बच्चे को तीव्र ज्वर से बचाना चाहिए। जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को लंबे समय तक होने वाली प्रमस्तिष्कीय ज्वर से भी बचाना चाहिए। और जन्म के बाद 3 सप्ताह बाद बच्चे को चोट अथवा मस्तिष्कीय क्षति से उसे बचाना चाहिए। जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को तीव्र ध्वनियों से भी बचाना चाहिए। और जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को नशीली दवाओं से भी बचाना चाहिए। तो ये था रोकथाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईडी को परिभाषित करें, बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की व्याख्या करें। बौद्धिक अक्षमता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता का ऐसी स्थिति से संबंध होता है जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक कार्य जैसे कि तार्किक चिंतन, शक्ति शिक्षण, समस्या एवं समाधान, अनुकूलन तथा सामाजिक क्रिया आदि महत्वपूर्ण कमी
स्पष्ट रूप से जब दिखाई देने लगे तो उसे क्या कहेंगे? बौद्धिक अक्षमता। यानी कि इसको हम सरल शब्दों में अगर कहें तो बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का तार्किक चिंतन, शिक्षण शक्ति, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें उसमें बनी रहती हैं और इस पे वो अच्छे से विचार विमर्श नहीं कर पाता है, या उसकी जो तार्किक शक्ति होती है वो भी कमज़ोर होती है, चिंतन शक्ति भी उसमें अच्छे से नहीं डेवलप हो पाता है, और शक्ति शिक्षण जो होता है वह भी अच्छे से इसमें डेवलप नहीं होता है, समस्या उसमें बनी रहती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बौद्धिक अक्षमता, जिसमें व्यक्ति की संरचनात्मक शक्ति जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समायोजनात्मक व्यवहारों में कमी दिखाई देती है। इसे अगर हम देखें तो बौद्धिक दिव्यांगता को मानसिक मंदता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को परिभाषित करें और इसके प्रकार को लिखें। तो चलिए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में देखते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को इंग्लिश में सीपी कहते हैं। सीपी का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, अथवा ये कह लीजिए कि इसमें जो पी है, पी का अर्थ होता है क्षति से, यानी कि मस्तिष्क की क्षति, या इसको मस्तिष्क का लकवा भी कहा जाता है। शरीर के नियंत्रण को ये नष्ट कर देता है। ये जीवन के आरंभिक वर्षों में देखा जा सकता है। बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार, यानी कि 1986 के अनुसार, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है एक जटिल व प्रगतिशील अवस्था होती है या क्षति होती है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में जो सामंजस्य की क्षमता होती है वो इनकी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण अपंगता आ जाती है या कह लीजिए दिव्यांगता आ जाती है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता है और न ही इसको और आगे आगे बढ़ता है, बल्कि जो संचालन होता है या कह लीजिए शरीर का समन्वय होता है या सामंजस्य होता है, इन स्थितियों में उसके समस्याएं बन जाती हैं। उस पर इनका जो नियंत्रण होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, यानी कि शरीर जो होता है इनके बस में नहीं होता है या इनके सामंजस्य में नहीं होता है। ऐसे इनमें समस्याएं बनी रहती हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्रकार के। तो जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है तीव्रता के आधार पर, एक प्रभावित अंगों के आधार पर, एक होता है चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। तो तीव्रता के आधार पर अगर हम देखें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, दूसरा होता है अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, तीसरा होता है गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। नेक्स्ट है प्रभावित अंगों के आधार पर। तो प्रभावित अंगों के आधार पर होता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया, यानी कि ये 5 प्रकार होते हैं। चिकित्सा के आधार पर अगर हम देखें तो स्पास्टिसिटी, यानी कि इसका पहला प्रकार है, दूसरा है एंथेटोसिस, तीसरा है एक्टेक्सिया या इसको अटैक्सिया भी बोलते हैं, और चौथा है मिश्रित। तो ये हैं आपके सीपी के प्रकार, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। अब इसके लक्षण भी आप देख सकते हैं। इसमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं कि सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का जो विकास होता है वो धीमा होता है। गर्दन नियंत्रण एवं बैठने की जो क्रिया होती है सीखने में इन्हें बहुत समय लगता है। वाणी विकास इनका बहुत धीमा होता है। कभी कभी इनमें सुनने देखने जैसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये इस प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे व्यापकता दर। भारत में अक्षमता की व्यापकता दर पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निःशक्तता के क्षेत्र में समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के फलस्वरूप
या अज्ञानतावश दिन प्रतिदिन दिव्यांगों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती जा रही है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के आधार पर दिव्यांगता का वर्गीकरण किया गया है, जिसे प्रशिक्षण में देखा जाए तो व्यापकता दर या विस्तार दर के नाम से जाना जाता है, या इसके बारे में जानना आवश्यक भी है। व्यापकता दर क्या है? इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापकता शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है, जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलता है। यानी कि व्यापकता दर का अगर हम सूत्र देखें तो क्या होता है कि व्यापकता दर बराबर होता है सभी मामलों की संख्या, यानी कि सभी मामलों का मतलब यह होता है किसी विशिष्ट बीमारी से ग्रसित एक निश्चित समय बोध में मिली गई जो संख्या होती है बटे दी गई आबादी, यानी कि उस क्षेत्र की कुल आबादी गुणे 100, ये होता है व्यापकता दर का सूत्र। उदाहरण, जैसे कि किसी क्षेत्र की 30,000 आबादी में से किसी एक बीमारी से ग्रसित 200 पुराने तथा 500 मामले जो हैं वो एक वर्ष के अंदर मिलते हैं, तो ये क्या है? व्यापकता दर है। अब हम बात करेंगे विस्तार दर की। विस्तार दर क्या होता है कि एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले सामने आते हैं वह विस्तार दर कहलाता है। अर्थात दिए गए आबादी में एक विशिष्ट समयावधि में मिले मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। इसका सूत्र यह होता है विस्तार दर बराबर दिए गए समयावधि में विशिष्ट बीमारी के मामले बटे आबादी गुणे 100, ये व्यापकता विस्तार दर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका क्या है, यानी कि हमें आरसीआई के बारे में देखना है। आप देख सकते हैं आरसीआई, जिसको भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं, जिसका पूरा नाम है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है ये 1986 में की गई थी, लेकिन इसके नियम और अधिनियम जो बनाए गए थे ये दोनों अनिश्चित होने के कारण सन 1992 में ये भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई। इसमें नियम व अधिनियम बनाने में लगभग 6 वर्ष का समय लग गया। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के साथ साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं एवं कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका पंजीकरण करना था। अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रकार की जो दिव्यांगता है उसको शामिल किया गया था, उसके कार्य को शामिल किया गया था, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मेंटल रिटार्डेशन यानी कि एमआर, दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट HI, तीसरा है विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली इम्पेयरमेंट जिसको VI बोलते हैं, चौथा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी LD। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट अधिगम अक्षमता को परिभाषित करें। तो अधिगम अक्षमता यानी कि SLD जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोला जाता है या इसी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं। अधिगम अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता वह होता है जिसमें ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो सभी प्रकार की योग्यताओं से पूर्ण होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। इस स्थिति को अधिगम अक्षमता कहा जाता है, यानी कि उनके सीखने में प्रॉब्लम होती है और वो सीखने में कह लीजिए कि बहुत ही धीमे प्रकार से सीखते हैं या सीखने में उनकी अक्षमता पाई ही जाती है। इन बच्चों में मुख्य रूप से पढ़ने लिखने व गणित हल करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। इन बच्चों की जो बुद्धि होती है वो सुनाई व अन्य शरीर के कार्य की जो क्षमता होती है वो सामान्य होते हुए भी कह लीजिए कि इनमें अधिगम अक्षमता के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे में लिखने पढ़ने संबंधी या गणितीय जो सवाल होते हैं उसको हल करने में, या उनमें चलने संबंधी या भ्रम से संबंधी यदि कोई समस्या आ रही है तो वो अधिगम अक्षमता के पहलू को दर्शाता है।
इसमें जो विकृतियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से जैसे प्रदर्शन करना, सुनना, चिंतन करना, ये आदि समस्याएं इसमें शामिल होती हैं। यानी कि अधिगम अक्षमता का सीधा संबंध यह होता है कि व्यक्ति इसमें सीख नहीं पाता है, उसके सीखने में कमी पाई जाती है। ये था आपका पार्ट सी के क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए गए हैं। इसमें से आपको 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे, फिर भी आपको 6 क्वेश्चन कराया गया है, ताकि आप इन 6 क्वेश्चन को भली भांति पढ़ लें और अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकें। इस जो सॉल्व करने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम अभी बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं ले रहे हैं, केवल पार्ट बी और पार्ट सी ले रहे हैं। पार्ट डी का हम एक साथ कराएंगे और पार्ट ए का हम एक साथ कराएंगे। तो अभी आप केवल छोटे क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लें, ताकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम हो वो बेहतर हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।